Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will be solving one more question on vectors. Previous video में भी हमने वेक्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. That question was from May June 2025. ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी May June 2025 का ही है. पेपर 1 है, वेरिएंट 2 है, सेम पेपर है. मतलब एक ही साल में वेक्टर से रिलेटेड जो है ना वो दो क्वेश्चंस आ गए. ये वाला जो क्वेश्चन है ना दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो मिलके आता है साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, पोजीशन वेक्टर आ जाता है. तो ये रीसेंट पास पेपर में तुम्हें एक एग्जांपल मिल गई है कि किस तरह वो वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्वाइन कर देता है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का है, काफी बड़ा क्वेश्चन है. तो जल्दी से मिलके जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ज्यादा बड़ा और मुश्किल मतलब बड़ा क्वेश्चन तो है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, मार्क्स जो है ना उसने आपको खुल के दे दिए हैं. तो अच्छा चांस था बच्चों के लिए. उम्मीद है कि उन लोगों ने स्कोर किया होगा अच्छा. तो आप लोग भी देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बिल्कुल आप लोग के पास भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब थोड़ा सा ये है कि पैटर्न भी चेंज हुआ है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी जो है ना वो चेंज हुए हैं. अब ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ठीक है ना, तो एक ही सवाल में वो दो तीन टॉपिक्स को जो है ना वो इंक्लूड कर रहा है, ताकि ये कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स जो है ना वो पेपर में आ जाए. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक्स और वाई एक्सिस नजर आ गया है, मतलब हमारा कार्टेशियन प्लेन हमें नजर आ गया है. और उसने हमें दो कोऑर्डिनेट जो है ना वो यहाँ मार्क करके दिखा दिए हैं, ये ए है और ये बी है. सही है. अच्छा, अब प्रॉपर स्केलिंग वगैरह तो हुई भी नहीं है, लेकिन ये है कि कोऑर्डिनेट जो है ना उसने हमें बता दिए हैं कि ए इज अ पॉइंट -4 5. मतलब यहाँ जो है वो -4 है और ये जो है वो 5 है. और बी इज अ पॉइंट 6 1. और यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू 6 है और ये वाई की वैल्यू 1 है. तो ये 6 1 हो गया. आगे हमसे कह रहा है बी से सी जाने के लिए, मतलब वेक्टर बी टू सी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में हमें दिया हुआ है -3 और -4. ठीक है, मतलब अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो बी से सी जाने के लिए मैं 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूँ और 4 डाउन जा रहा हूँ. ठीक है ना, -4 है तो 4 डाउन हो गया और -3 का मतलब है कि मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ. अगर ऊपर का नंबर पॉजिटिव होता है तो आप राइट साइड पे जाते हो. ऊपर का नंबर अगर नेगेटिव है तो आप लेफ्ट साइड पे जाते हो, क्योंकि ऊपर का नंबर जो है वो एक्स की डायरेक्शन बताता है और जो नीचे का नंबर होता है वो वाई की डायरेक्शन बताता है, वाई की मूवमेंट बताता है. तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो मैं अप जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ. अगर नेगेटिव होता है तो मैं डाउन जाता हूँ. तो ये कह रहा है कि बी से सी जाने के लिए आपको 3 लेफ्ट पे जाना है और 4 डाउन जाना है. सही है. अच्छा, आगे मुझसे कह रहा है फाइंड द कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में जो है ना वो लिख के दिखाओ. तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अब उसने कॉलम वेक्टर बोल दिया और ए बी बोल दिया, ओरिजिन भी नजर आ रहा है. तो सबसे पहले मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को जो है ना वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ. तो ये मेरे पास जो है वो ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैं इसको पोजीशन वेक्टर की मदद से लिखूंगा. ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है वो ओए हो गया. और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका ओरिजिन जो है जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो ओरिजिन होता है. ठीक है, तो मैं जो है वो इसको कैसे लिख रहा हूँ? मेरे पास किसके बराबर हो गया? कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, ये -4 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, -4 जो है वो मेरे पास ऊपर आ गया, 5 जो है वो नीचे आ जाएगा. और इसी तरह जो है ना मैं यहीं पे ओ बी भी लिख देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है और मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो मैंने इनको जो है ना वो पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया. तो ओ बी किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी बराबर हो जाएगा 6 और 1. सही है. चलो भाई, अब जल्दी से क्या करना है, मुझे ए बी का कॉलम वेक्टर लिखना है. तो ए बी किसके बराबर होता है आपको पता है, ए बी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लो. तो ए बी जो है विल बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए. ठीक है, तो आपने जो है वो ओ बी माइनस ओ ए लिख दिया. ओ बी जो है वो पहले आता है, बाद वाला लेटर जो है वो हमेशा पहले आता है. ओ बी माइनस ओ ए हो गया. जल्दी से इनकी वैल्यूज प्लग इन कर दो. मैंने अभी ऊपर इसकी वैल्यूज लिखी हैं. प्लग इन करते हैं, माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास. ओ बी हमारे पास है 6 और 1. तो ओ बी की जगह पे मैंने जो है वो 6 और 1 लिख लिया. 6 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया. और माइनस किया, ओ ए मेरे पास कितना है? -4 और 5. तो अब ऊपर का नंबर जो है वो ऊपर के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे के नंबर को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो ये ऊपर का नंबर 10 आ गया मेरे पास. और ये हो जाएगा 1 - 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4. तो 10 और -4 जो है वो दिस इज द कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी. तो यहाँ भी इसको जो है वो आंसर स्पेस में लिख दो. 10 ऊपर आ गया और आपका -4 जो है वो नीचे चला गया. यहाँ फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉलम वेक्टर है.
आप इसको 10 एंड -4 पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्रैक्शन नहीं लगाना है, अपॉन नहीं करना और सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। चलो भाई, ये तो हमारे 2 मार्क्स हो गए। हमने ए बी को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, 10 और -4 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ओरिजिन था तो मैंने क्या किया, ए को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, बी को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, और फिर ए बी जो है वो ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है। वैल्यूज प्लग इन की, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए उसने मुझे एक हिंट दी हुई है। उसने मुझे ये बताया कि बी से सी जाने के लिए क्या करना है मुझे। तो बी से सी मुझे गिवन है, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि अगर मैं बी से सी को जो है वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाद में है तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है ना। तो ये ओ सी माइनस ओ बी हो गया। और अब मेरे पास ओ बी तो है, ठीक है, ओ बी है, और मेरे पास जो है वो ओ सी क्या है, मेरे पास वेक्टर बी सी है, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में मेरे पास -3 और -4, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट बंद कर दो इस तरह। ओ सी जो है वो मुझे फाइंड करना है, ओ सी की जगह पे ओ सी मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और अब ये माइनस ओ बी मैंने फाइंड आउट, ओ बी मेरे पास गिवन है 6 और 1, तो ये ओ बी की जगह पे 6 और 1 आ गया। अब मुझे ओ सी चाहिए, ठीक है। तो -6 और 1 जो है उसको दूसरी साइड पे भेज देता हूँ, तो ये वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास है -3 और -4, ये तो एज इट इज इधर ही है। वहां से जब 6 और 1 आएगा तो वो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और 6 और 1 आ जाएगा। जल्दी से ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर के साथ ऐड कर दो, नीचे वाले को नीचे के साथ ऐड कर दो, और मुझे जो है वो कोऑर्डिनेट बता दो। ओ सी क्या आ रहा है, ओ सी जो है दैट इज कमिंग आउट एज -3 + 6 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन बिलोंग्स टू ग्रेटर, तो ये 3 आ जाएगा। और -4 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस अगेन माइनस साइन बिलोंग्स टू ग्रेटर, तो ये आ जाएगा -3। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 3 और -3। एक्स की वैल्यू 3 हो गई और वाई की वैल्यू मेरे पास जो है वो -3 आ गई, सही है। तो ये कॉलम वेक्टर में लिखा हुआ था, तो कोऑर्डिनेट्स में लिखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस तरह सी लिखना है और यहाँ इसको हॉरिजॉन्टली लिख दो ऐसे ही। 3 और -3 हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तो दो दो मार्क्स बड़े आसान से मुझे मिल गए, 4 मार्क्स मेरे हो गए। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा जो है ना, उसने आपको मतलब थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिक करने की कोशिश की है। जल्दी से रीड करो उसको। ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। आपने ए फाइंड कर लिया, आपने बी फाइंड कर लिया। अब देखो सी की भी मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ अंदाजन। तो सी मेरा क्या है, 3 और -3, ठीक है। तो यहाँ 6 है तो इसका आधा ये हो गया तकरीबन, तो ये 3 और -3 यहाँ कहीं आ जाएगा इस तरह। तो मैंने अंदाजन जो है ना वो सी की पोजीशन भी मैंने मार्क कर ली। ये 6 है तो इसका आधा यहाँ 3 हो गया, +3 था और -3 वाई था नीचे, तो ये हो गया सी। अब मुझसे कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अब ये ए नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है डी इधर कहीं होगा। ए बी सी डी के बारे में कह रहा है कि वो एक ट्रेपीजियम है, और कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल है, सही है। और कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है कि जो ए बी है ना वो 2 टाइम्स ऑफ डी सी है, और मुझसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो पहले ये देखो कि ए बी तो मेरे पास मौजूद है ना, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया कि कंडीशन मेरे पास क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी सी ना। तो मैंने क्या किया, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो डी सी के बराबर हो जाएगा। अब ए बी मेरे पास है, ए बी मेरे पास है 10 और -4। तो जब मैं 10 और -4 को 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 10 को भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और -4 को भी 2 से। तो मेरे पास जो डीसी आ जाएगा, मेरे पास जो डीसी आ रहा है वो क्या आ जाएगा, वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में क्या आ जाएगा। जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5, और जब मैं -4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -2। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है ना वो अपनी वर्किंग से निकाल लिया। लेकिन अब चूंकि मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मेरे पास सी मौजूद है। ये कह रहा है कि डी से सी जाने के लिए आपको 5 जो है वो राइट साइड पे जाना है और 2 जो है वो डाउन जाना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अगर ये डी सी है, तो अगर मुझे सी से डी जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो मेरे पास कोऑर्डिनेट सी मौजूद है ना। मैं सी से डी जाना चाहता हूँ ताकि मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। तो ये मुझे बता रहा है डी टू सी। ये कह रहा है डी से सी जाने के लिए आपको 5 राइट जाना है और 2 डाउन जाना है। तो अगर मुझे सी से डी जाना होगा तो क्या करना होगा, इसका उल्टा करना होगा। तो ये हो जाएगा -5, मतलब वहां 5 राइट जाना था तो यहाँ 5 लेफ्ट हो गया, और 2 डाउन जाना था तो 2 अप हो गया।
तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अब जो है बड़ी आसानी से डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 3 और -3। तो अब ये देखो, मैं 3 पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे -5 पीछे जाना है। तो 3 में से जब मैं -5 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, मैं 3 पे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स 3 है ना, सी के कोऑर्डिनेट्स 3 है। यहाँ अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो ये हो जाएगा 3 और -3, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग एट 3, मैं 3 पे खड़ा हूँ और मुझे 5 पीछे जाना है। तो मैं 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये -2 आ गया, -2 को यहाँ लिख दिया जल्दी से। ठीक है, और अब y की बारी है। अब y की बारी क्या है? मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? आई एम स्टैंडिंग एट -3। ये -3 है ना, तो मैं यहाँ -3 पे खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे क्या करना है? 2 अप जाना है, 2 ऊपर जाना है, तो मैं 2 ऐड कर देता हूँ -3 में। -3 में मैंने 2 ऐड किया तो -3 प्लस 2 कितना हो गया? -3 प्लस 2 जो है वो मेरे पास हो गया -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो d के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -2 और -1। मतलब अगर मैं इसको रफली प्लॉट कर दूं तो -2x का इधर हो गया, देखो a किधर है? a -4 पे है ना, तो यहाँ आधा हो जाएगा तकरीबन और -1 इधर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का जो है ना मेरे पास ये d आ जाएगा। तो ये जो है मेरे पास ट्रेपीजियम बन गया, ये सी डी बी इस तरह ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो मैंने जो कंडीशन दी हुई थी, 2 मार्क्स मैंने देखे, मैंने कहा भाई ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स मैंने देखे, पहले मैंने क्या किया, मैंने ये निकाल लिया कि ए बी को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो डी सी आ जाएगा। डी सी का मतलब है मैं डी से सी जा रहा हूँ। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास डी कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो मैं जो है वो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई मैं कैसे आऊं। लेकिन ये है कि मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैंने क्या किया, डीसी को सीडी में कन्वर्ट किया, मतलब नेगेटिव कर लिया। तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी माइनस से, ये -5 हो गया, ये +2 हो गया। तो अब मैं सी पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे 5 पीछे जाना है, मुझे 5 पीछे जाना है, तो मुझे 5 लेफ्ट पे जाना है, तो मैंने 5 माइनस कर दिया। तो 3 -5 हो गया -2, मतलब मैं -2 पे पहुंच गया हूँ। और अब मुझे 2 ऊपर जाना है, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ -3 पे। तो ये -3 है, 2 मुझे ऊपर जाना है तो मैंने 2 ऐड कर दिया। जब मैं -3 में 2 ऐड करूंगा तो -1। तो ये जो है मेरा डी के कोऑर्डिनेट्स आ गया -2 और 1। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि जल्दी से जो है ना वो लेंथ निकाल लो। तो वो यहाँ लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहले मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देना है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे हैं? -4 और 5। तो ये मेरा x1 और y1 हो गया। ठीक है, इसके नीचे जो है वो मैं x1 और y1 लिख देता हूँ जल्दी से। ये x1 और y1 हो गया। और जल्दी से डी कोऑर्डिनेट जो मैंने अभी फाइंड किया वो क्या आ रहा है मेरा? वो आ रहा है -2 और -1। तो मैंने -2 और -1 लिख दिया इधर। ये मेरे पास आ गया x2 y2। अब जल्दी से डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद है तुम लोग को? डिस्टेंस फार्मूला वैसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहा है कि गिव योर आंसर एज अ सर्ड। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर वाला काम है ही नहीं, सर्ड में आंसर देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले प्लग इन यहाँ कर देता हूँ वैल्यूज, एडी का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, फिर वहां चला जाऊंगा। तो एडी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। और उसके बाद क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना है मेरे पास? मैं यहाँ ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। तो x2 मेरे पास है -2, तो ये हो गया -2। ठीक है, उसके बाद माइनस x2 माइनस x1, x1 कितना है? वो भी मेरे पास है -4। तो -2 -4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये दोबारा वही वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। y2 कितना है मेरे पास? y2 है मेरे पास -1। और फिर माइनस, और y1 है 5, तो -1 और -5 का स्क्वायर हो गया। अब जल्दी से जो है वो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट जो है ना वो 4 लिख रहा हूँ। ये 4 कैसे आया? ये है -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 प्लस 4 कितना होगा? +2। +2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा। फिर ये प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा? -1 और -5 -6। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। ये आ गया 40। ठीक है, अब चूंकि उसने बोला है सर्ट की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो फिर अब मुझे ये देखना है कि 40 को मैं जो है वो कैसे ब्रेक करूं। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, लेकिन 4 का तो निकलता है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 का तो स्क्वायर रूट 10 ही रहेगा, इसको तो मैंने निकालना ही नहीं है बाहर। तो ये 10 हो जाएगा, और 4 को मैं निकाल लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो इसका आंसर आ गया 2√10।
ठीक है, तो ये जो है ना मैंने लेंथ भी जो है वो निकाल ली एडी की।